तो पहले लेक्चर्स में हमने क्या देख लिया है? पहले लेक्चर्स में प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, आरसी सर्किट और एलआर सर्किट हमने देख लिया है कि नहीं? ये हमारा कवर हो गया था। तो अब बात करते हैं हम किसकी? एलसीआर सर्किट की। ठीक है ना? यानी कि ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट का सर्किट जिसमें कि तीनों एलिमेंट होंगे, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। ठीक है। मान लो कि ये सिचुएशन है और ये हमारा एसी सोर्स है। ठीक है। वोल्टेज हमें दिया गया है, मान लो V नॉट साइन ओमेगा टी। ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये आपका XL और ये आपका कोई XC। क्या क्या पूछा जा सकता है? कोई पूछ सकता है सर्किट में करंट कितना है, और पूछ सकता है कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है। ठीक है ना? ठीक है। तो ये हमें सर्किट दिया हुआ है। तो इसका फेजर अगर मैं ड्रॉ करूं, सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, फेजर अगर हम ड्रॉ करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो फेजर में क्या ड्रॉ किया जाएगा? अगर मैं करंट का फेजर बना रहा हूं तो मुझे रेजिस्टेंस को कहाँ ड्रॉ करना है? हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है। यहाँ आपने उसका वोल्टेज ले लिया है, करंट का फेजर हम बना रहे हैं। अब बात आती है इंडक्टर कहाँ बनाया जाएगा। तो इंडक्टर का करंट रेजिस्टर के करंट से π/2 पीछे होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे क्या? XL। और कैपेसिटर का करंट रेजिस्टर से π/2 आगे होना चाहिए, तो यहाँ आप ड्रॉ करोगे XC। बात समझ आई कि नहीं? अब डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ XC और XL ये डिटरमाइन होगा कि फाइनली सर्किट में करंट लीड करने वाला है या वोल्टेज लीड करने वाला है। अभी तो मैंने सिर्फ इनकी डायग्राम बना लिया है। ठीक है ना? अब अगर मैं केस ले लेता हूं, पहला केस है, मान लो कि सर्किट में XC ज्यादा है XL से, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से। तो आपका जो फेजर बचेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहां बना सकते हो R और यहां बना सकते हो XC माइनस XL। बात समझ आई कि नहीं? तो अब इस सर्किट के लिए अगर हम इंपीडेंस डिफाइन करेंगे, इस सर्किट के लिए अगर मैं इंपीडेंस डिफाइन करूं, तो मैं कह सकता हूं इंपीडेंस Z जो होगा उसकी वैल्यू होगी √ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो याद रखना किसी भी LCR सर्किट के लिए ये कहलाता है आपका क्या? इंपीडेंस। अच्छा, अब क्योंकि XC ग्रेटर देन है XL, तो मैं क्या कह सकता हूं? करंट विल लीड वोल्टेज बाय फाई। और जहां फाई हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा, मैं कह सकता हूं tan फाई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? XC माइनस XL बाय R। सही है कि नहीं? और करंट का फंक्शन अगर हम लिखें, करंट क्या होगा, तो आप लिख सकते हो कि करंट की वैल्यू I ये हो जाएगी, I नॉट कैसे निकालते हैं? वो हो जाएगा V नॉट बाय Z साइन ओमेगा टी, वोल्टेज से आगे होना चाहिए करंट फाई प्लस फाई। ये है हमारा आंसर। कोई डाउट किसी को मैंने क्या किया है? सिंपली मैंने जैसे हम सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व किया है, बस यहाँ पे टर्म आ जाती है XC माइनस XL। ठीक है ना? तो ये आपका करंट का फंक्शन आ गया, जहां ये हो जाएगा आपका क्या? पीक करंट। ये हो गया आपका पीक करंट। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अगर पूछे जाएं तो वो भी हम बता सकते हैं। इंडिविजुअल बेसिकली इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा जाए तो आप वो भी बता सकते हो। ठीक है ना? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा I नॉट, इसे अगर मैं I नॉट कह रहा हूं, I नॉट इंटू R, और फेज एकदम सेम रहना चाहिए, साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बोला जाए तो वो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इंडक्टर में वोल्टेज करंट से लीड करना चाहिए 90 डिग्री, तो प्लस 90 डिग्री। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आई नॉट इंटू एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे वोल्टेज लैग करना चाहिए करंट से 90 डिग्री। बात समझ आ गई कि नहीं? क्लियर है? तो नेट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? अगर वी नेट सप्लाइड की बात की जाए, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज यहाँ पे अगर हम लिखें, जैसे हमने देखा था प्रीवियस केसेस में, रिलेशन बिटवीन वोल्टेजेस, ठीक है ना? वोल्टेजेस के बीच में रिलेशन अगर आपसे पूछी जाए तो क्या लिख सकते हो आप? वी नेट जो आपने सप्लाई किया है वो इक्वल होना चाहिए अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। पहले कोई एक होता था, या तो इंडक्टर या तो कैपेसिटर, तो अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर आ जाता था। अब यहाँ पे क्योंकि हम देख सकते हैं कि वोल्टेज ऑफ इंडक्टर और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? इनके बीच में फेज डिफरेंस है 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये फेजर पे जब हमने प्लॉट किया तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ये है आपका एलसीआर सर्किट। अगर इसी की जगह मैं दूसरा केस कंसिडर कर लेता हूं, केस 2, ठीक है, जो कि है कि एक्सएल बड़ा हो एक्ससी से। अब इंडक्टेंस बड़ा है तो आप कह सकते हो कि सर्किट जो होगा इज स्लाइटली इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो जो आपका ये फेजर है, जहां आपने यहाँ आर बनाया है, यहाँ एक्ससी बनाया है, यहाँ एक्सएल बनाया है, अगर एक्सएल बड़ा है एक्ससी से तो ये ड्रॉ होगा इस तरह से आर, और यहाँ आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी। है कि नहीं? एकदम सिमिलर है, जिससे आपका इंपीडेंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इंपीडेंस का फॉर्मूला वही रहेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका फाई। सिमिलरली आप tan फाई फिर से बता सकते हो, वो हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। अब इस बार क्योंकि सर्किट स्लाइटली इंडक्टिव है तो ऑब्वियसली वोल्टेज लीड कर रहा होगा करंट को बाय फाई। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इन दिस सर्किट वोल्टेज विल लीड करंट बाय फाई। तो करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? करंट की इक्वेशन आएगी I इज वी नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो बस प्लस फाइव की जगह क्या हो गया भाई? माइनस फाइव हो गया। बात समझ आई? बाकी सारी चीजें तो एज इट इज हैं, आप समझ सकते हो। बाकी किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सर्किट। यह आपको दिया गया है v बराबर 10 साइन 2 पाई टी, ठीक है ना, और मैं ले लेता हूँ माइनस 30 डिग्री। ये आपका वोल्टेज दिया गया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे दी गई है, मान लेते हैं 6 ओम। एक्स एल में ले लेता हूँ 12 ओम, और एक्स सी में ले लेता हूँ 4 ओम। तो पहली चीज़ तो आपको बतानी है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरी चीज़ आपको बतानी है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना? बस और तो क्या ही पूछ सकता हूँ मैं। तीसरा ये पूछ सकता हूँ आपसे वी नॉट आर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना? ट्राई करो। चलो देखो,
ठीक है, तो सबसे पहले मैं फेजर ड्रॉ कर लेता हूँ। फेजर में हमेशा रेजिस्टर आपका राइट साइड बनता है, ये रहा, जिसकी वैल्यू दी गई है 6 ओम। ठीक है ना। XL, क्योंकि करंट का इंडक्टर के अंदर करंट का फेज π/2 पीछे होना चाहिए, तो यहाँ मैं लिख दूंगा XL, जिसकी वैल्यू है 12 ओम। और कैपेसिटर ऑब्वियसली उसका फेज π/2 आगे होना चाहिए रेजिस्टेंस से करंट का, तो XC, जिसकी वैल्यू है 4 ओम। अब क्योंकि 4 और 12 आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन पे है, उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई का है, तो इसे रीड्रॉ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ये है 6 ओम, और यहाँ नीचे आ जाएगा बेसिकली, नीचे 12 ऊपर 4, तो XL माइनस XC यानी 12 माइनस 4, ये मिल जाएगा हमें 8 ओम। तो मैं इम्पीडेंस निकाल सकता हूँ यहाँ से Z अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। यानी सर्किट का इम्पीडेंस जो है वो 10 ओम है। लगे हाथ ये फाई एंगल भी निकाल लेते हैं, या मैंने थीटा लिख दिया तो थीटा निकाल लो। tan थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 8/6, यानी कि 4/3। समझ आई बात। तो थीटा आपको मिल गया भाई कितना, 53 डिग्री। यानी कि ओवरऑल करंट का फेज वोल्टेज के फेज से 53 डिग्री पीछे होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं लिखूं करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आई की वैल्यू होगी V0/Z, जो कि खुद 10 आया है, साइन 2πt माइनस 30 डिग्री, ये तो वोल्टेज का ही फेस हो गया, करंट उससे भी 53 डिग्री पीछे, यानी कि 1 साइन 2πt माइनस 83 डिग्री, यह है आपका करंट का फंक्शन टाइम के लिए। समझ आई बात? कोई डाउट नहीं होगा। सेकेंड केस में पूछा गया था वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर हो जाएगा I0, जो कि है 1, इंटू रेजिस्टेंस, जो कि है हमारे पास कितना 6, और इसका फेज करंट के फेज से इक्वल होना चाहिए, साइन 2πt माइनस 83 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। कैपेसिटर का I इंटू XC, XC की वैल्यू कितनी थी 4, साइन 2πt माइनस 83 डिग्री, ये फेज तो हुआ करंट का, करंट लीड करता है π/2 से, तो वोल्टेज लैग करता है π/2 से, तो और माइनस 90 डिग्री। सिमिलरली वोल्टेज लिख सकता हूं मैं इंडक्टर का, जो कि हो जाएगा 1 इंटू 12 साइन 2πt माइनस 83 डिग्री। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से, प्लस 90 डिग्री। अब पीक वैल्यूज पूछी गई हैं थर्ड पार्ट में, तो आप देख सकते हो रेजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है 6 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है 4 वोल्ट, और इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट। इनमें वो रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रही होगी अगर आप सॉल्व करके देखो तो। कोई डाउट किसी को? बोलो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका ठीक है ना, इस बार आपको करंट की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, और करंट की वैल्यू दे दी गई है I इज 10 एम्पियर साइन ओमेगा टी 2πt। समझ आई बात? अच्छा, XL, इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं 10 ओम, XC, इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं 6 ओम, और रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूं 3 ओम। तो पहली चीज आपको बतानी है वोल्टेज सप्लाइड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो भी होगा। सेकंड आपको बताना है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। थर्ड आपको बताना है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, करो।
चलो देखो, तो पहले मैं बना देता हूँ फेजर। ठीक है, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस जो कि दिया गया है 3 ओम, XC की वैल्यू है 6 ओम और XL की वैल्यू है 10 ओम। तो इफेक्टिवली क्या है, यहाँ 3 ओम और नीचे बचेगा XL माइनस XC, और इस तरह से XL माइनस XC की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम। तो 3 और 4 90 डिग्री पे हैं, तो Z की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5 ओम। तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया जिसमें पूछा गया था, सॉरी सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया जिसमें पूछा गया था इम्पीडेंस, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5 ओम। पहले पार्ट में पूछा गया है करंट, आपको पता है V बराबर क्या होता है, सॉरी पहले पार्ट में पूछा गया है वोल्टेज, V बराबर होता है I इंटू R। ठीक है ना, तो वोल्टेज के लिए सिर्फ I नॉट जो कि है 10 इंटू R की जगह रख देंगे Z 5 साइन 2 पाई टी। अब सर्किट कैसा है, हम देख सकते हैं कि इंडक्टेंस ज्यादा है कैपेसिटेंस से, और इंडक्टर क्या करता है, वोल्टेज को सपोर्ट करता है। तो वोल्टेज जो है लीड कर रहा होगा इस एंगल फाई से। मैं अगर tan फाई यहाँ से निकाल लूँ तो उसकी वैल्यू आती है 4/3, यानी फाई हमें मिला 53 डिग्री। यानी पूरे सर्किट का वोल्टेज करंट से लीड कर रहा होगा कितने से, 53 डिग्री से। तो मैं क्या लिख दूंगा, प्लस 53 डिग्री। ये आ गई आपकी वोल्टेज की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है? अच्छा, अगली चीज हमसे पूछी गई है थर्ड पार्ट में, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वो तो सिंपली क्या हो जाएगा, I इंटू आर, यानी कि 10 रेजिस्टेंस आपको दिया कितना गया था, रेजिस्टेंस हमें 3 दिया गया था, 3 इंटू साइन 2 पाई टी। जो करंट का फेज है वही फेज होना चाहिए किसका, वोल्टेज का। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये हो जाएगा I इंटू कैपेसिटेंस हमें कितना दिया गया था, 6 इंटू साइन 2 पाई टी। ये हमारा करंट था, करंट से कितना पीछे, 90 डिग्री पीछे होना चाहिए वोल्टेज। सिमिलरली इंडक्टेंस जो हो जाएगा 10 इंटू 10 साइन 2 पाई टी। इंडक्टेंस में करंट से फेज 90 डिग्री आगे होना चाहिए। ये है सॉल्यूशन। कोई डाउट किसी को, बोलो भाई, कोई समस्या? तो भाई ये था आपका क्या, LCR सर्किट। अब LCR सर्किट में एक स्पेशल टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। ठीक है ना, एक्सेप्टर सर्किट, या इसी को बोला जाएगा रेजोनेटिंग सर्किट। ठीक है, क्या होता है रेजोनेटिंग सर्किट, देखो तो यही है, आपके पास एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है और एक AC सोर्स है। मैं ले लेता हूँ V है V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस ले लिया हमने R, ये है XL और ये है XC। तो आप जानते हो इस सर्किट का जो इम्पीडेंस आपको मिलने वाला है Z, उसकी वैल्यू होने वाली है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। समझ आई क्या बात, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कंडीशन होगी, द फ्रीक्वेंसी, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, the angular frequency of voltage at which maximum current flows through the circuit in circuit is called resonance frequency। इसी को कहा जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास एक LCR सर्किट है और उसमें ओमेगा की वैल्यू कुछ ऐसी है कि उस सर्किट के लिए, उस वोल्टेज के लिए मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्लो कर रहा है, तो उसे आप बोलते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैक्सिमम करंट कब फ्लो कर सकता है,
I की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? जब Z की वैल्यू मिनिमम हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? और Z की वैल्यू मिनिमम कैसे हो सकती है? अब ये चीजें फिक्स हैं, इसका रेजिस्टेंस कुछ फिक्स होगा, इंडक्टेंस भी फिक्स है, कैपेसिटेंस भी फिक्स है। बेसिकली आपको पता है कि एक्सएल जैसे ओमेगा एल है और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी है। तो एल और सी तो फिक्स है, आर भी फिक्स है, लेकिन ओमेगा वेरिएबल है, तो ओमेगा एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू चेंज कर सकता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैं ये जानता हूं कि एक्सएल माइनस एक्ससी के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है 0, और ये तब होगी जब एक्सएल बराबर क्या होगा? एक्ससी। तो इसे बोला जाता है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इसे हम कह देते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है ना? यानी सर्किट में इस कंडीशन पे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। एक्सएल आ गया इक्वल भाई किसके? एक्ससी के। ठीक है ना? अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ओमेगा इंटू एल क्या होना चाहिए? 1/ओमेगा इंटू सी। यहां से आपको ओमेगा की वैल्यू मिलती है 1/√LC। तो इसे बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस। अगर आपके सप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इतनी है तो फिर क्या होगा? तो फिर सर्किट के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्लो करेगा। बात क्लियर हुई कि सबको? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी। अच्छा, अब आपसे कोई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ ले कि भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप सभी को पता है भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है ω/2π। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलती है वो मिलती है 1/2π√1/LC। क्लियर? कोई समस्या इसमें? बोलो। नहीं होनी चाहिए। और एक बात, क्योंकि एक्सएल हो गया है एक्ससी के, तो सर्किट कैसा हो गया? सर्किट में इफेक्टिवली कौन सा रेजिस्टेंस बचा? सिर्फ आर। एक्सएल और एक्ससी तो जीरो ही हो गए। तो सर्किट जो हो जाता है ऐसे केस में, सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव मतलब करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। अरे समझ पा रहे हो? करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। कोई डाउट किसी को? रेजोनेंस किसे बोला जाता है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी किसे बोला जाता है? और एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसमें कोई कष्ट नहीं है? चलो, तो अगर आप करंट का ग्राफ बनाते ओमेगा के साथ तो सर्किट में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहाँ ओमेगा ले लूं, अगर मैं यहाँ मैं करंट ले लूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जहां मैक्सिमम करंट किस केस में आ सकता है किसी गिवन सर्किट के लिए? जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा रेजोनेंस के इक्वल हो जाए। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं बेसिकली एक्सएल जब इक्वल हो जाए एक्ससी के, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, अब इसी का एक और केस ले लेता हूं मैं। ये आपका वही सर्किट, यही सर्किट है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, V वही V0 साइन ओमेगा टी, ये आपका R, ये आपका XL और ये आपका XC। मान लो कि ऐसा दे दिया जाए कि रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज नेग्लिजिबल। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज नेग्लिजिबल, और हम क्या करते हैं? सर्किट का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और हमने क्या किया? रेजोनेटिंग कंडीशन लगा दी। यानी आप किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगे? ओमेगा 1/√LC आपने दे दिया, और R जो है ऑलमोस्ट टेंड कर गया है 0 को। तो सर्किट के अंदर करंट कितना हो जाएगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? बेसिकली आपने कहा है कि XL हो गया है इक्वल XC के और R हो गया है 0। तो मैं ये कह सकता हूं
कि Z जो इम्पीडेंस है इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0। तो करंट इन द सर्किट क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है ना, करंट सर्किट में कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, सुपर कंडक्टिंग हो जाएगा ये। ठीक है ना सर्किट। तो उसका जो ग्राफ बनेगा, अगर R आपका 0 है, ये अगर मैं एक्सएल ले लेता हूँ, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ और एक्सी को मैं चेंज करता रहता हूँ। ठीक है ना, ये आपका करंट है। मैंने क्या किया है, आई कीप चेंजिंग एक्सी, ओमेगा चेंज करो तो वैसे एक्सएल भी बदल ही रहा है आपका। तो ग्राफ जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। और ये कंडीशन कब की है, एक्सएल बराबर एक्सी की। समझ आई क्या बात। अगर आपका रेजिस्टेंस भी 0 है, ठीक है, और आप एक्सी को लगातार बदल रहे हो, बेसिकली आप ओमेगा को बदल रहे हो, तो एक्सएल भी बदलेगा, एक्सी भी बदलेगा। जिस समय पे एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, उस समय पे करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। बात समझ आई, बोलो कोई डाउट किसी को। तो क्वेश्चन है कि एक वोल्टेज आपको दिया गया है, सर्किट है आपके पास, ठीक है ना, एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर। वोल्टेज हमें दिया गया है V बराबर 100√2 साइन 1000t। ठीक है, इंडक्टेंस की वैल्यू 2 हेनरी है, रेजिस्टेंस 1000 ओम है, और कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैरेड का है। ठीक है, तो आपको क्या क्या बताना है वो मैं लिख देता हूँ। पहली चीज तो आपको बतानी है इम्पीडेंस। दूसरी चीज आपको बतानी है पीक वैल्यू ऑफ करंट। और तीसरी चीज बतानी है आपको पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज अक्रॉस R, C एंड L। और चौथी चीज आपको बतानी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर मैक्सिमम करंट इन सर्किट। बस, चलो चलो देखो। तो Z हम निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ R² यानी 1000 का स्क्वायर प्लस XL यानी कि ओमेगा इंटू L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, जो आपको मिल जाएगा 1000√2 ओम। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला गया है पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट है पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, वो सिंपली V0/Z हो जाएगी, यानी कि 100√2 डिवाइडेड बाय 1000√2 यानी कि 0.1 एम्पियर। थर्ड पार्ट में बोला गया है पीक वोल्टेज अक्रॉस R, C एंड L। ठीक है ना, अक्रॉस R, C एंड L क्या हुआ, 1000√5 आ रहा है, कोई बोल रहा है। चलो, तीसरा पार्ट है, हमसे पूछा गया है पीक वैल्यू, तो VR0 ये हो जाएगा I0 यानी कि 0.1 इंटू रेजिस्टेंस आपका जो कि है 1000 यानी कि 100 वोल्ट। सिमिलरली VC0 कैपेसिटर के अक्रॉस, तो ये हो जाएगा आपका करंट की मैक्सिमम वैल्यू इंटू आपका XC, तो XC की वैल्यू कितनी है 1000 यानी कि 100 वोल्ट। ठीक है ना, और फाइनली VL0 ये हो जाएगा 0.1 इंटू
XL जो कि क्या है हमारा 2000, यानी कि 200 वोल्ट। समझ आ गई क्या बात? क्लियर है? ठीक है। और आखिरी चीज पूछी गई थी ओमेगा फॉर मैक्सिमम करंट, तो 1/√LC, यानी 1/√L हमें दिया गया है कितना 2, और C हमें दिया गया है 10⁻⁻6, यानी कि बेसिकली कितना आ गया 1000/√2 रेडियन पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को? वो है पावर इन ऑल्टरनेटिंग करंट, पावर इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, साधारण सी बात है जो आपको याद रखनी है। किसी भी एसी की सर्किट में आप पावर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो डीसी के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पावर जो होती है भाई वो होती है वोल्टेज इनटू करंट, होती है कि नहीं? पर वहां दोनों का फेज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन यहाँ दोनों के फेज में अंतर हो सकता है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि मान लो वोल्टेज है आपका V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट आपका हो सकता है कुछ I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ? प्लस माइनस फाइव, जो भी आपका मानने का मन हो आप वो मान सकते हो। तो पावर का जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो मिलेगा V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप समझ चुके हो कि यहाँ कुछ ना कुछ मैथ्स आने वाली है, और ऑब्वियसली मैं वो मैथ सॉल्व नहीं करने वाला, तो मैं डायरेक्टली उसको लिख देता हूँ V0 I0, फॉर्मूला पुट करना है वैसे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस हाफ साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। बुक से देख के लिखा है, कोई काम की चीज नहीं है इसलिए, ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम एवरेज पावर पे ध्यान देते हैं, वही हमें निकालना है। कभी भी इंस्टेंटेनियस पावर का क्वेश्चन नहीं आता, एवरेज पावर का क्वेश्चन हमारे पास आता है। एवरेज पावर किसे कहा जाएगा? तो देख लो, एवरेज पावर फुल साइकिल के लिए जो आपको निकल के आती है वो आती है V0 I0 बाई 2 इंटू कॉस फाइव। तो ये फॉर्मूला आपको पूरी तरह से याद रखना है। एवरेज पावर इन एनी एसी सर्किट, इसकी वैल्यू होगी V0 I0 बाई 2 इंटू कॉस फाइव, या इसी को मैं कह सकता हूँ VRMS IRMS कॉस फाइव। तो एक टर्म हमने बस ऐड कर ली है, कौन सी टर्म? कॉस फाइव। बाकी तो VRMS इंटू IRMS ही फॉर्मूला है कि नहीं? इस कॉस फाइव को कहा जाता है पावर फैक्टर, कॉस फाइव को कहा जाता है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। जो भी सर्किट आपको दिया गया है उसका पावर फैक्टर हमेशा फिक्स रहता है पहले से ही। जैसे कि आप देख सकते हो पावर फैक्टर हमने किसे कहा है, कॉस फाइव को, और कॉस फाइव की वैल्यू अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 0 से लेके 1 के बीच में ही हो सकता है। इसलिए किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर, ये टर्म जरूर याद रखना, पावर फैक्टर जो हो सकता है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही हो सकता है। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वो हमेशा। अच्छा, अब LCR सर्किट अगर मेरे पास है तो R हमारा यहाँ रहता है, और बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि यहाँ हमारे पास होता है मॉड ऑफ XC माइनस XL, मॉड लगा दिया मैंने इसलिए। Z हमारे पास इस तरह से निकल के आता है, और ये एंगल हम कहते हैं फाई। तो कॉस फाई आप निकाल सकते हो इस ट्राइंगल से, वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है कॉस फाई बराबर R अपॉन Z। अरे बात समझ आती है क्या? R अपॉन Z। मैक्सिमम पावर कंजम्पशन किस सर्किट में होगा? मैक्सिमम पावर कंजम्पशन, पावर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है VRMS इंटू IRMS। कब? जब cos फाइव की वैल्यू हो जाए 1। cos फाइव कब 1 हो सकता है? जब Z हो जाए R। और Z कब R होता है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट
हो सकता है सिर्फ एक रेजिस्टेंस हो, या एकदम सही बात कही कोई एक्सेप्टर सर्किट हो तब भी ये चीज हो जाएगी। बात समझ आ रही है? पावर मिनिमम कितनी हो सकती है? पावर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। कब? जब cos फाई की वैल्यू हो 0। cos फाई 0 कब हो सकता है? जब रेजिस्टेंस हो 0। यानी किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी अगर मैं बोलूं कि प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट अगर आपका है, ठीक है ना, तो फिर उस सर्किट में कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता, उस सर्किट का पावर कंजम्पशन क्या होता है? 0। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ऐसे केसेस में जो करंट फ्लो करता है सर्किट में, ऑब्वियसली अगर प्योरली कैपेसिटिव है तब भी हमने करंट निकालना तो सीखा ही है, करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा, लेकिन कोई पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जो करंट इन सर्किट होता है, करंट इन सर्किट होता है, उसे हम कहते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट तो फैंसी फैंसी शब्द हैं, पर नाम पढ़ के समझ आ रहा है। वॉटलेस यानी कि पावरलेस, ऐसा कोई करंट जो किसी तरह की पावर का वेस्टेज नहीं कर रहा है। बात समझ आ रही है? ये कब अराइज होगा? वॉटलेस करंट सर्किट में तब अराइज होगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो मान लो आपको कोई एलसीआर सर्किट दिया गया हो और वो कहें कि इस सर्किट का वॉटलेस करंट क्या है, तो आप आर को क्या मान लेना? 0। बात समझ आती है? अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? दुखी से क्यों हो जाते हो? बस cos फाई की वैल्यू पूछिए, बोलो। ठीक है, क्वेश्चन करें इसके ऊपर? चलो एक आध सवाल फटाफट कर डालते हैं। एलसीआर ही दूं ना, या फिर तुम चाहो तो एलआर सर्किट दूं, आरसी सर्किट दूं, छोटा सर्किट होगा। पर मेरे हिसाब से अगर आप एलसीआर के क्वेश्चन ज्यादा कर लो तो वो सही है, एक चीज गायब ही तो होगी, बस क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? एलसीआर ही रख लेते हैं, वही ठीक है। तो v बराबर दे दिया, मान लो मैंने आपको 100 साइन 2 पाई टी, ठीक है। और रेजिस्टेंस मैंने आपको दे दिया है 10 ओम, और XL की वैल्यू मैंने आपको दे दी है 20 ओम, और XC की वैल्यू मैंने आपको दे दी है 30 ओम। तो पहली चीज तो आपको बतानी है करंट इन सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरी चीज आपको बतानी है VR0, VC0 और VL0, यानी तीनों के अक्रॉस पीक वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। तीसरी चीज आपको बतानी है पावर फैक्टर। चौथी चीज बतानी है एवरेज पावर पर साइकिल, एवरेज पावर पर साइकिल, ठीक है ना। और पांचवें पार्ट में आप बता दो वॉटलेस करंट। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो पहले z निकाल लेता हूं मैं। तो z तो मुझे दिख रहा है भाई √10² प्लस 30 - 20 का होल स्क्वायर, यानी कि 10√2 ओम। अरे समझ आया, 10√2 ओम। ये हो गया आपका z। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? I की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगी v, यानी 100√2 बाय z, यानी कि 10√2 इंटू साइन कहाँ गया 2 पाई टी। अच्छा अब देखो, यहीं से देख सकता हूँ मैं, एक्सएल बड़ा है एक्सी बड़ा है? एक्सी बड़ा है, तो करंट क्या करना चाहिए? लीड। लीड करना चाहिए किससे? फाई से। उसके लिए मुझे फेजर बनाना चाहिए था। तो यहाँ है 10
और XC माइनस XL की वैल्यू वो भी है 10। तो ये है Z और ये है फाई, और फाई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। अब इस सब में टाइम नहीं लगना चाहिए। पहला पार्ट VR0 ये हो जाएगा I0 जो कि कितना है 10 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस 10 यानी कि 100 वोल्ट। VC0 ये होना चाहिए 10 इंटू C कितना है 30 यानी कि 300 वोल्ट। VL0 10 इंटू 20 यानी 200 वोल्ट। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई LCR सर्किट का कोई फायदा बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आपको पता है LCR सर्किट यूज कहाँ होता है? LCR सर्किट आपने देखा होगा FM रेडियो में। हमारे पास एक नॉब होता है, उस नॉब को घुमा के हम फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। देखा है? आप नॉब को घुमा के फ्रीक्वेंसी मैच करते हो तो बेसिकली आप रेजोनेटिंग सर्किट बनाने की कोशिश कर रहे होते हो। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वेव्स आ रही हैं, ठीक है ना, और आप अपने ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी वहीं मैच कराना चाह रहे होते हो। दूसरा फायदा देखो, आपने मैक्सिमम वोल्टेज कितना लगाया था 100√2 वोल्ट, पर आपका जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज आपको कितना मिल गया 300 वोल्ट। आपके इंडक्टर के अक्रॉस आपको कितना मिल गया 200 वोल्ट। तो एक LCR सर्किट जो है वो वोल्टेज एम्पलीफायर का भी काम करता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? आपका जो LCR सर्किट है इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ वोल्टेज एम्पलीफायर। आप देखो वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया एम्पलीफाई कर दिया। तो ये भी याद रखना। तीसरी चीज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर अर्थात कॉस फाई। कॉस फाई हो गया बेस बाय जेड यानी 10 बाय 10√2 यानी कि 1/√2, और फाई आपको मिला कितना 45 डिग्री। फाई हमें निकालना नहीं था, वैसे मुझे कॉस फाई की वैल्यू निकालनी थी, उसे पावर फैक्टर कहते हैं। तो 1/√2 है पावर फैक्टर। चौथी और आखिरी चीज एवरेज पावर पूछी गई है। पावर एवरेज क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी V0 जो कि हमें दिया गया है 100√2, I0 जो हमें दिया गया है 10, cos फाई 1/√2 बाय 2। अरे समझ आया? यानी कि 500 वॉट। तो 500 वॉट पर साइकिल आपका एवरेज पावर है। पांचवें में पूछ लिया वॉटलेस पावर या वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट यानी कि जब रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो Z की वैल्यू बेसिकली हो जाएगी 30 ओम माइनस 20 ओम यानी कि 10 ओम। तो जो करंट फ्लो करने वाला है I जो वॉटलेस है बेसिकली वो हो जाएगा वोल्टेज 100√2 बाय 10 यानी कि 10√2 एम्पियर। कोई कष्ट किसी को पूरे प्रोसेस में? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, पावर फैक्टर पे और क्वेश्चन कराने की जरूरत है या तुम समझ गए हो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, इफेक्टिवली उस फेजर में से cos फाई की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं बस? मुझे नहीं लगता कि और कराने की जरूरत है। मृगांक का बता रहा है कि AC का PDF है, ग्रुप में डाल देना प्लीज भाई, ठीक है? डाउट आ रहे हैं लोगों। अगली चीज है पैरेलल AC सर्किट्स। अगर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया तो मैंने सारे सर्किट सीरीज में ही बनाए थे, ठीक है ना? मैंने सारे, नहीं साइन वाला पार्ट आ सकता है बेटा, आप जनरल निकाल सकते हो। मैंने पीक वैल्यू निकाल दी थी, आपका गलत नहीं है। आप वॉटलेस करंट में भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दो, सही है, दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? मैंने बस पीक वैल्यू बता दी। चलो, पैरेलल AC सर्किट। अब क्या होगा? मान लो कि आपको ऐसे सर्किट दिया गया है कि एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, और उसके साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर है, और हमने क्या किया है इनके अक्रॉस एक वोल्टेज सप्लाई किया है। ये आपका R, ये आपका XL और ये आपका XC। अब क्या करोगे? अब आपसे पूछा जाए कि बैटरी जो सप्लाई करेगी करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उसकी वैल्यू क्या है। यानी क्वेश्चन है करंट
through source as a function of time. अरे बोलो, क्या आप दुखी हो गए? कितने लोगों को लग रहा है कि ये चीज थोड़ी मुश्किल होने वाली है? बोलो। नहीं है मुश्किल, एकदम आसान है। क्यों? अरे क्योंकि कुछ है ही नहीं। इसको अलग सीरीज, ये एक सीरीज की ब्रांच है, इसके अक्रॉस भी पूरा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी आ रहा है। तो पहले नीचे वाले को नेग्लेक्ट करके ऊपर वाले में करंट निकाल लो। मैं इसमें निकाल लूंगा I1 और इसमें निकाल लूंगा I2। बात समझ आ रही है? अभी तक हमारे पास एक ही ब्रांच होती थी, तो यहाँ तो एक ही ब्रांच तो लेनी है आपको। आप एक टाइम पे एक ब्रांच लो, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये तो दोनों के अक्रॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बात समझ आ रही है क्या? तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ब्रांच के लिए पहले निकालूंगा। फर्स्ट ब्रांच के लिए z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अरे सही है कि नहीं? तो r है आपके पास और एक्सएल है आपके पास, इसे मैं z1 बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ है आपका z1, तो यहाँ मिल जाएगा आपको φ1। tan φ1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी XL/R। अरे मिल गई कि नहीं? इस सर्किट के अंदर करंट क्या करना चाहिए, वोल्टेज से लैग करना चाहिए, कितना, φ1। तो I1 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, V0/Z1 साइन ओमेगा टी माइनस φ1। अरे कोई कष्ट किसी को, कोई समस्या? अरे यही तो करते आ रहे हैं पूरे जीवन में तब से। हाँ ना तो बोलो, कम से कम सन्नाटा मत, मेरे को फिर लगेगा तुम्हें समझ नहीं आ रहा। आसान तो है। फिर सेकंड ब्रांच देख लो। ऐसे कितनी ब्रांच देखी हो, आपको इंडिविजुअली देखना है। सेकंड ब्रांच के लिए Z2 क्या हो गया, सिर्फ XC है उसमें, तो और कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? तो अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो आप समझ ही गए हो। करंट में क्या लिख दूंगा, I2 हो जाएगा V0/XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज से, कितना, 90 डिग्री। अरे समझ आई क्या बात? कुणाल यार तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया है क्या? फर्स्ट में -5 क्यों आया? तुम्हें दिख नहीं रहा है ये करंट का फेजर है तो वोल्टेज से पीछे है ये? अब क्या मैं पहले सर्किट को समझाना शुरू करूं तुम्हें? मात्र जो मैंने पढ़ाया था पहले RL सर्किट, तुम उसका डाउट पूछ रहे हो? अगर RL सर्किट है, इंडक्टर है उसके अंदर, तो वोल्टेज तो लीड करेगा ना, तो करंट तो पीछे ही होगा ना फेज में, कुछ भी मतलब। अब बात आती है कि आई नेट क्या है। आई नेट क्या है? तो आई नेट निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसको मैं बोल देता हूं I1 नॉट, और इसको मैं बोल देता हूं I2 नॉट। यही तो है, ये पीक वैल्यूज ही तो हैं। बस फेजर बना लो, I1 का फेज ज्यादा है या I2 का फेज ज्यादा है? I1 का फेज ज्यादा है, I2 का फेज ज्यादा है? आपको दिख रहा है भाई, I2 का फेज ज्यादा है, तो I1 कहां बन जाएगा, यहां I1 नॉट, है कि नहीं? I2 कहां बन जाएगा, कुछ यहां I2 नॉट। और उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ये साइन ओमेगा टी -φ, ये +π/2, तो ये है π/2 + φ। अब अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं माफी चाहूंगा, ये आपको समझ आना चाहिए। समझ आ रही है बात? और यहां से मैं निकाल लूंगा क्या, आई नेट की पीक वैल्यू। मैं बस थ्योरी में समझा रहा हूं आपको। आई नेट की पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, √ऑफ I1 नॉट स्क्वायर प्लस I2 नॉट स्क्वायर प्लस 2I1 नॉट I2 नॉट कॉस, जो भी बीच का एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं इसे थीटा बोल देता तो कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से मैं नेट करंट निकाल सकता हूँ क्या? अरे बोलो हाँ या ना। और अगर आप ये एंगल निकाल सकते हो उसके बाद, जैसे ये एंगल है डेल्टा, अगर आपने ये एंगल भी निकाल लिया डेल्टा, तो आप सिंपली आई नेट को क्या लिख सकते हो, I नेट नॉट साइन
जो भी फेज है I1 का वो पूरा फेज लिख दो, जो कि था क्या ओमेगा टी माइनस फाइव, और प्लस कर दो इसके अंदर क्या आपका डेल्टा। तो जिनको बेसिक्स पता है, जिनने शुरुआत से ध्यान दिया होगा, उनको ये चीज आसान लगेगी। जो रट रहे होंगे उनको ये चीज मुश्किल लगेगी। कितने लोगों को मुश्किल लग रही है ये बताओ मुझे।